भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो हमेशा से ही थोड़े उलझे हुए रहे हैं, और ये उलझन तब और बढ़ जाती है जब बात खेती किसानी की आती है। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास मौजूद स्रोतों के आधार पर है। बिल्कुल। और ये गुत्थी एक बहुत छोटे से शब्द टैरिफ से शुरू होती है, लेकिन इसकी जड़ें इतिहास, राजनीति और यहाँ तक कि हमारी थाली में जो खाना है वहाँ तक जाती हैं। सही कहा। तो चलिए इसी को समझते हैं। ये टैरिफ आखिर है क्या, और ये सिर्फ टैक्स वसूलने के एक सीधे साधे तरीके से एक जियोपॉलिटिकल हथियार कैसे बन गया। और सबसे बड़ा सवाल, भारत और अमेरिका के बीच ये खेती और डेयरी का सेक्टर इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। ठीक है, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जब व्यापार सिर्फ चीज़ों के लेन देन से होता था तब तो ये सब नहीं था। तो ये टैरिफ का आइडिया आया कहाँ से? इसका जो सबसे पुराना सबूत मिलता है वो हमें मिलता है आज के इराक में। अच्छा, इराक में? जी, लगभग 4000 साल पहले 17वीं 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये। उस समय के व्यापारी जब अपना माल लेकर, कह सकते हैं आज के तुर्की के इलाके में जाते थे, तो वहाँ के जो स्थानीय शासक थे वो उनसे एक तरह का अनुमति शुल्क लेते थे। अनुमति शुल्क मतलब हमारे इलाके से गुजरना है तो पैसे दो वाला हिसाब? बिल्कुल वही। उस समय की भाषा में इसे निशातुम कहते थे, और ये आइडिया इतना कारगर था कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। बस नाम बदलते गए होंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे ग्रीस में इसे पिंटिकस्टी कहा जाने लगा, रोमन साम्राज्य में पोटोरिया, और भारत में तो हम शुल्क शब्द सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और ये जो शब्द हम आज इस्तेमाल करते हैं, टैरिफ, इसकी अपनी एक अलग ही कहानी है ना? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मध्यकाल में अरब व्यापारी पूरी दुनिया में व्यापार कर रहे थे, तो जब वो किसी सीमा पर पहुंचते थे तो उन्हें अपने सामान की एक लिस्ट दिखानी पड़ती थी, एक सूची कि उनके पास क्या क्या है। जी, अरबी भाषा में इसी सूची या सूचना को तरफ कहते थे। अरे वाह, तरफ मतलब इंफॉर्मेशन। तो जिस शब्द से आज दुनिया में इतने बड़े बड़े ट्रेड वॉर्स होते हैं, उसका मतलब सिर्फ सूचना था। कमाल है। बिल्कुल। यही तरफ शब्द जब यूरोप पहुंचा तो स्पेनिश में ये तरीफा बना, और फिर वहां से अंग्रेजी में आकर टैरिफ हो गया। तो शुरुआत में इसका मकसद सिर्फ राजस्व इकट्ठा करना था, तो फिर ये सिर्फ राजस्व से आगे बढ़कर अपने घरेलू उद्योगों को बचाने का एक हथियार कब और कैसे बना? मुझे लगता है यहाँ से कहानी ज्यादा जटिल होनी शुरू होती है। इसका सबसे बड़ा मोड़ आया 18वीं सदी के ब्रिटेन में। बात है 1721 की। उस समय भारत और चीन से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और सस्ता कपड़ा ब्रिटेन में इंपोर्ट हो रहा था। कैलिको जिसे कहते थे। हाँ, कैलिको। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन का अपना कपड़ा उद्योग लगभग तबाह होने की कगार पर पहुंच गया। तो उन्होंने क्या किया? क्या सीधे सीधे भारत से आने वाले कपड़े पर बैन लगा दिया? कोशिश तो की, कैलिको एक्ट नाम का एक कानून भी लाए, लेकिन सीधे बैन लगाने में दो बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो इससे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते खराब होते थे, और दूसरा ब्रिटेन के लोग खुद भी वो बढ़िया कपड़ा खरीदना चाहते थे, तो वो भी नाखुश थे। अच्छा, तो एक तरह से वो फंस गए थे। मतलब बैन लगा नहीं सकते तो अपने उद्योग को कैसे बचाएं? तो क्या तरीका निकाला उन्होंने? उन्होंने एक बहुत ही चालाक तरीका निकाला, जिसे हम आज की भाषा में टैरिफ शेड्यूल कह सकते हैं। उन्होंने बाहर से आने वाली सभी चीजों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। ओके। जो सामान बहुत जरूरी थे और ब्रिटेन खुद नहीं बना सकता था, उन पर टैक्स या तो शून्य था या बहुत कम, और जो सामान उनके अपने बिजनेस से मुकाबला कर रहे थे, जैसे कि वो कपड़ा, उन पर लगा दिया बहुत भारी टैरिफ। इससे हुआ ये कि भारत से आने वाला सस्ता कपड़ा ब्रिटेन के बाजार में पहुंचते पहुंचते अपने आप बहुत महंगा हो गया। तो ये एक तरह का छुपा हुआ बैन था। बिल्कुल। ये असल में आधुनिक संरक्षणवाद का जन्म था, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो देश आज भी इस्तेमाल करते हैं। और ये रणनीति इतनी सफल हुई कि अमेरिका ने भी आजाद होते ही 4 जुलाई 1789 को अपना पहला टैरिफ एक्ट लागू कर दिया। लेकिन जब हर देश अपने उद्योगों को बचाने के लिए यही करने लगे, तब तो एक दूसरे के खिलाफ दीवारों की एक होड़ सी लग गई होगी, और इसने यकीनन एक बड़ी वैश्विक समस्या खड़ी की होगी। और वो समस्या बहुत भयानक थी। ये हुआ 1929 की महामंदी के दौरान। अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर पर अमेरिकी नौकरियां बचाने का बहुत दबाव था, तो 1930 में उन्होंने स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट पास किया। इसके तहत अमेरिका ने बाहर से आने वाली करीब 20,000 चीजों पर 20,000? जी,
20,000 चीजों पर 40% से लेकर 60% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। 60%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसका असर क्या हुआ? बाकी देशों ने चुपचाप इसे मान लिया? बिल्कुल नहीं, ये एक चिंगारी का काम कर गया। दूसरे देशों ने जवाबी कार्रवाई की। एक के बाद एक करीब 25 देशों ने अमेरिकी सामान पर अपने टैरिफ बढ़ा दिए। ये एक डोमिनो इफेक्ट था। इसने एक वैश्विक व्यापार युद्ध छेड़ दिया। और नतीजा? नतीजा अगले कुछ सालों में दुनिया का व्यापार 66% तक गिर गया। 66% की गिरावट, मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था तो घुटनों पर आ गई। हाँ, और कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इस आर्थिक तबाही ने उस माहौल को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई जिसकी वजह से आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो दुनिया को एक कड़वा सबक मिला। बहुत कड़वा। युद्ध के बाद सबको समझ आया कि बिना नियमों के वैश्विक व्यापार तबाही का नुस्खा है। तो इसी के बाद 1947 में भारत और अमेरिका समेत 23 देशों ने मिलकर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी गैट बनाया, जो बाद में WTO बना। जी, जो बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। इसका एक मुख्य सिद्धांत था जिसे मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN कहते हैं। तो शायद उल्टा है ना? बिल्कुल उल्टा। इसका सीधा मतलब है नो फेवरेटिज्म, कोई भेदभाव नहीं। अगर आप अपने एक पार्टनर को किसी प्रोडक्ट पर 5% की छूट देते हैं तो WTO के हर सदस्य देश को वही 5% की छूट अपने आप मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सिद्धांत है। लेकिन मुझे लगता है कि बड़े देश हमेशा नियमों में अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। क्या यहाँ भी ऐसा हुआ? हाँ, हुआ। अमेरिका के दबाव में गैट के आर्टिकल 24 के तहत एक रास्ता छोड़ा गया। इसके अनुसार देश आपस में अलग से मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA कर सकते थे, और ये समझौते MFN के नियम के बाहर होते। तो दुनिया ने नियम तो बनाए लेकिन उनमें कुछ रास्ते भी छोड़ दिए। और यहीं से शायद भारत और अमेरिका के बीच उस मुश्किल रिश्ते की शुरुआत होती है जिसका असर हम आज तक देखते हैं, खासकर कृषि के क्षेत्र में। बिल्कुल, इसकी शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद। अमेरिका में उस वक्त बहुत सारा अतिरिक्त अनाज पड़ा था जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, और दूसरी तरफ भारत आज़ादी के बाद अकाल और भुखमरी से जूझ रहा था। तो एक के पास जरूरत से ज्यादा था और दूसरे को सख्त जरूरत थी। जी, तो इसी स्थिति में 1954 में अमेरिका एक कार्यक्रम लेकर आया, पब्लिक लॉ 480 या PL 480। इसके तहत भारत ये अनाज अमेरिकी डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में ही खरीद सकता था। सुनने में ये एक बहुत बड़ी मदद लगती थी। हाँ, सुनने में तो ये एक विन विन सिचुएशन लगती है। लेकिन एक मिनट, उस वक्त भारत में अकाल था, लोग भूखे मर रहे थे। क्या ये कहना ज्यादा सही नहीं होगा कि अमेरिका ने हमारी मदद की, भले ही अनाज की क्वालिटी अच्छी ना हो? क्या इसे सिर्फ एक राजनीतिक चाल की तरह देखना सही है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, तात्कालिक रूप से देखें तो हाँ, उस अनाज ने पेट भरे, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम थे वो बहुत खतरनाक थे। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो गेहूं इतना खराब था कि अमेरिका में उसे जानवरों को, खासकर सुअरों को खिलाने लायक माना जाता था। अच्छा। और क्योंकि ये बहुत सस्ता था, इसने भारत के घरेलू बाजार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कैसे? जब बाजार में इतना सस्ता आयातित अनाज भरा हो तो भारतीय किसानों की अपनी फसल कौन खरीदेगा? किसानों को उनकी मेहनत का दाम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने उत्पादन कम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में भारत अपनी जरूरत का 40% गेहूं अमेरिका से आयात करने लगा। हम बुरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो गए। तो असल में जो मदद की तरह दिख रहा था वो भारत के लिए एक तरह का गोल्डन ट्रैप बन गया, एक सुनहरा जाल। एकदम सही शब्द है। और अमेरिका ने इस निर्भरता का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अनाज की सप्लाई रोकने की धमकी दी। उन्होंने जानबूझकर अनाज से भरे जहाजों को भारत पहुंचने में देरी की। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। जी, और उस अनुभव ने खासकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये कड़वा सबक सिखाया कि खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के बिना देश की संप्रभुता अधूरी है। यही वो सबक है जो आज भी हमारी कृषि नीति की नींव में है। तो ये ऐतिहासिक वजह है कि भारत अपने कृषि बाजार को लेकर इतना सतर्क क्यों है। लेकिन क्या ये सिर्फ पुराने अनुभवों की बात है या आज के समय में भी कोई ठोस तकनीकी कारण है? आज के समय में कारण और भी ज्यादा बड़े और जटिल हैं, और इसका केंद्र है जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM फसलें। मॉन्सेंटो जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने ऐसे GM बीज बनाए जो सिर्फ उन्हीं के बनाए हुए केमिकल हर्बिसाइड को झेल सकते थे। मतलब अगर किसान वो बीज इस्तेमाल करता है तो उसे खरपतवार मारने के लिए केमिकल भी उसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल, एक पूरा पैकेज।
पैदावार तो बढ़ी, लेकिन किसान बीज और केमिकल दोनों के लिए एक ही कंपनी पर पूरी तरह निर्भर हो गया। और सबसे बड़ी बात, इन जीएम बीजों से उगी फसल के दानों को अब अगले साल बीज की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब किसान हर साल बीज के लिए उसी कंपनी के पास वापस जाने पर मजबूर हो जाता है। ये तो एक तरह की आधुनिक गुलामी हुई। कई किसान संगठन इसे इसी तरह देखते हैं। भारत ने इसका अनुभव बीटी कॉटन के साथ किया है। हाँ, उत्पादन 3 गुना बढ़ा, लेकिन अमेरिकन कंपनी रॉयल्टी के नाम पर बहुत बड़ा मुनाफा कमा रही थी और किसानों की लागत हर साल बढ़ती जा रही थी। और इसका कोई और भी खतरा है? हाँ, एक जैविक जोखिम भी है। जीएम फसलें मधुमक्खियों और हवा के जरिए सामान्य फसलों को भी दूषित कर सकती हैं और इससे हमारी देसी फसलों की किस्में हमेशा के लिए बदल सकती हैं। और कई बड़े बाजार जैसे यूरोपीय संघ इंसानों के खाने के लिए जीएम फसलों पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं। अगर भारत की फसलें दूषित हो गईं, तो हम इन देशों को निर्यात भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जीएम फसलें तो समझ में आता है, लेकिन डेयरी में क्या दिक्कत है? दूध तो दूध होता है। यहाँ चिंता और भी बड़ी है और सांस्कृतिक भी है। अमेरिका में मवेशियों से ज्यादा दूध उत्पादन के लिए उन्हें ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। साथ ही उनके चारे में अक्सर ब्लड मील और मीट बोन्स मिलाए जाते हैं। क्या जानवरों के चारे में मांसाहारी चीजें? हाँ, प्रोटीन के लिए। ये दोनों ही चीजें, हार्मोन का इस्तेमाल और मांसाहारी चारा, भारत में प्रतिबंधित हैं। भारत में गाय को लेकर जो धार्मिक भावनाएं हैं और जो हमारी शाकाहारी आबादी का बड़ा हिस्सा है, उनके लिए ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इन कारणों से भारत अपने डेयरी सेक्टर को किसी भी कीमत पर खोलने को तैयार नहीं है। तो भारत अपनी तरफ से बहुत मजबूत स्टैंड लिए हुए था, लेकिन फिर 2017 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए और पूरा समीकरण ही बदल गया। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया व्यापार को लेकर बिल्कुल अलग है। वो इसे बहुत सीधे सरल तरीके से देखते हैं। व्यापार घाटा मतलब जब कोई देश इंपोर्ट ज्यादा करे और एक्सपोर्ट कम। तो ट्रंप के लिए ये सीधा सा हिसाब था कि हम घाटे में हैं। जी, अर्थशास्त्री भले ही इससे सहमत ना हो, लेकिन ट्रंप का यही मानना था। 2017 में सत्ता में आते ही उनका मुख्य निशाना बना चीन। उन्होंने चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए, लेकिन चीन ने बहुत होशियारी से जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाया, जैसे सोयाबीन, जो सीधे तौर पर ट्रंप के मुख्य वोटर बेस यानी मिडवेस्ट के किसानों द्वारा उगाए जाते थे। उन्होंने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया। बिल्कुल, इसका असर बहुत गहरा हुआ। एक ही साल में चीन को होने वाला अमेरिकी सोयाबीन का निर्यात 32.9 मिलियन टन से गिरकर सिर्फ 8.2 मिलियन टन रह गया। इसका मतलब अमेरिकी किसानों का सबसे बड़ा खरीदार रातों रात गायब हो गया। तो ट्रंप को अब अपने किसानों के लिए एक नया बहुत बड़ा बाजार चाहिए था और उनकी नजर भारत पर पड़ी। एकदम सही। अब ट्रंप ने भारत पर अपना कृषि और डेयरी बाजार खोलने के लिए जबरदस्त दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने भारत को जीएसपी योजना से हटा दिया। एक मिनट, ये जीएसपी योजना क्या थी? जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये एक अमेरिकी योजना थी जिसके तहत भारत जैसे विकासशील देशों के कई उत्पाद बिना किसी ड्यूटी के अमेरिकी बाजार में बेचे जा सकते थे। इसे हटाकर ट्रंप ने भारत पर आर्थिक दबाव डाला। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, भारत के लिए अपने कृषि बाजार को खोलना लगभग असंभव था, तो भारत नहीं माना। हाँ, भारत नहीं माना। और जब 2025 में ट्रंप वापस सत्ता में आए तो ये चक्र फिर से शुरू हो गया। चीन के साथ एक और व्यापार युद्ध, अमेरिकी किसानों को फिर से भारी नुकसान और भारत पर फिर से वही दबाव। इस बार ट्रंप ने कई भारतीय सामानों पर कुल 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन जो वजहें हमने गिनी, किसानों की निर्भरता का डर, जीएम फसलों का जोखिम, डेयरी सेक्टर से जुड़ी भावनाएं और सबसे बड़ी बात, भारत की लगभग 45-48% आबादी की खेती पर निर्भरता, इन वजहों से कोई भी भारतीय सरकार ये सेक्टर खोल ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। इसका राजनीतिक और सामाजिक असर बहुत गहरा होगा। तो हम एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। अमेरिका को अपने किसानों के लिए एक बाजार की सख्त जरूरत है और भारत अपने गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से वो बाजार दे नहीं सकता। बिल्कुल। फिलहाल भारत इस नुकसान की भरपाई के लिए दूसरे छोटे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ ये तनाव दोनों देशों के संबंधों में एक केंद्रीय चुनौती बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि टैरिफ जैसा एक साधारण शब्द जो कभी प्राचीन इराक में बस एक अनुमति शुल्क हुआ करता था, आज खाद्य सुरक्षा, तकनीकी निर्भरता और राजनीतिक अस्तित्व की एक जटिल कहानी बन चुका है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। इस वैश्वीकृत दुनिया में
क्या कोई भी देश कृषि जैसे इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र को भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बिना सच में सुरक्षित रख सकता है? और संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म किस बिंदु पर उसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा है?